हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हमने हमारी जो लास्ट वीडियो है वॉरेन हेस्टिंग्स की जो भी रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी, उसी में ही आज हम बात कर रहे हैं उसके जुडिशल रिफॉर्म की। तो जुडिशल रिफॉर्म जो है उसमें दो टाइप के कोर्ट्स जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें से पहला था मोफुसिल दीवानी अदालत और दूसरा था मोफुसिल निज़ामत अदालत। जो दीवानी अदालत थी वो रिप्रेजेंट करती थी सिविल कोर्ट को और जो निज़ामत अदालत थी वो रिप्रेजेंट करती थी क्रिमिनल कोर्ट को। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सिविल कोर्ट है वो हेड उसको जो लीड करता था, उसका जो हेड होता था वो होता था कलेक्टर, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था। और वहीं जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडियन जजेस होते थे जिन्हें हम जैसे काजी या मुफ्ती कहते थे। तो वो कंपनी के सुपरविज़न के अंडर में ही काम करते थे, उनका अपना कोई भी रोल नहीं था। वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर काम करते थे। वहीं जब हम सिविल कोर्ट की डीलिंग्स की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट किन मैटर्स में ज़्यादा डील करता था, वो थे लैंड डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह के जो ज़मीन से जुड़े विवाद हैं उनसे रिलेटेड वो कोर्ट में उनकी हियरिंग्स होती थी, उनके ऊपर डिसीजंस लिए जाते थे। दूसरा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या कोई फैमिली मैटर्स जो भी हैं, उस टाइम पे वहाँ पर सिविल कोर्ट में उनकी हियरिंग्स होती थी, प्रॉपर डिसीजंस लिए जाते थे और फाइनल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता था। वहीं जब हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है, तो ये क्राइम से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया या किसी तरह का कोई वायलेंस वहाँ पर उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में या उससे आसपास जुड़े कोई भी एरिया में किसी तरीके का कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट होता तो वहाँ क्रिमिनल कोर्ट में उसे लाया जाता और उसकी सुनवाई की जाती। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ का यूज़ किया जाता था और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ का यूज़ किया जाता था। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ये जो केस हैं वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग नहीं प्रेजेंट करते थे, अपने लॉज के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं देते थे। वो वहाँ के लोकल एरियाज़ के जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं या जो पहले से चले आ रहे कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, उनको कंसिडर कर कर ही डिसीजन देते थे। देखिए, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में जब जाते हैं तो दीवानी अदालत जो हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि वो सिविल कोड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसको भी दो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पहला था लोअर और दूसरा था हायर। तो जो लोअर दीवानी अदालत थी, जिनको हम कहते थे मोफुसिल दीवानी अदालत, ये इनका जो हेड होता था वो कलेक्टर होता था, अगेन ब्रिटिश ऑफिसर हैं, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सिविल से रिलेटेड केसेस हैं उनको ये कंसिडर करता था। ठीक जब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं हायर, तो इसे हम कहते हैं सदर दीवानी अदालत। देखिए, अभी तक निज़ामत अदालत नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम दीवानी अदालत ही पढ़ रहे हैं जो कि है सिविल कोर्ट। तो देखिए, सदर दीवानी अदालत, इसको कंपनी का कोई गवर्नर या ऑफिशियल हैंडल करता था और इसके अंदर जो है वो मैटर्स लाए जाते थे जो मुफस्सिल दीवानी अदालत लोअर लेवल पर जो पेंडिंग रह गए हों या जिनका डिसीजन चैलेंजिंग हो या उनमें कोई ना कोई डिस्प्यूट हो, तो ऐसे मैटर्स को है वो हायर लेवल पर लेकर आया जाता था। तो देखिए, दीवानी का मतलब हो गया सिविल और निज़ामत हो गया क्रिमिनल। अब मोफुसिल बार बार आए जा रहा है, तो मोफुसिल का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वहीं जो सदर होता है वो होता है मेन सिटी या हायर लेवल पर, यानी एक से दो सिटीज़ को कंबाइन करके किसी तरीके का कोड प्रेजेंट किया गया हो तो एक हायर लेवल पर, हायर अथॉरिटी पर वो काम करता है। तो देखिए, ब्रिटिश के टाइम में हमारा धीरे धीरे लॉ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। हालांकि आगे बहुत सारे नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी पिक्चर हमारे सामने जुडिशल रिफॉर्म की
आ रही है हमारे इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना पावर स्टैब्लिश करने लग गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ौजदारी या निज़ामत अदालत की। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फ़ौजदारी या निज़ामत जो है वो क्रिमिनल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड कोर्ट का पर्सपेक्टिव है। तो इसमें भी दो तरह से लेवल्स को बांटा गया है, लोअर और हायर। तो एक हो गया मोफसिल फ़ौजदारी अदालत और हायर हो गया सदर निज़ामत अदालत। तो देखिए, जो मोफसिल फ़ौजदारी अदालत है वो इंडियन ऑफिसर्स यानी काजी या मुफ्ती जो हैं, क्योंकि देखिए वर्ड जो हमारे पास आ रहा है फ़ौजदारी निज़ामत, ये मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं, यहाँ पर जो लीड करने वाले हैं वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं, ठीक है। तो काजी और मुफ्ती यहाँ पर हुआ करते हैं, और इन्हें जो है वो सुपरवाइज़ कौन करता है? कलेक्टर। अब कलेक्टर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, तो ब्रिटिश ऑफिसर डोंट फॉलो, नॉट दे फॉलो हिंदू रिलीजन, नॉट दे फॉलो मुस्लिम रिलीजन। उनका अपना अपना इंडिविजुअल रिलीजन है, लेकिन वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर मोफसिल फ़ौजदारी अदालत को। और यहाँ पर छोटे मोटे जो क्रिमिनल केसेस है, जैसे चोरी चकारी का, कोई बहसबाजी हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ऐसे केसेस जो हैं जिनमें थोड़ी सी मारपीट वगैरह होती है, तो ऐसे केसेस जो हैं मोफसिल फ़ौजदारी अदालत में लाए जाते थे। उसके बाद में हम शिफ्ट करते हैं सदर निज़ामत अदालत की तरफ। तो इसे नवाब्स डेप्यूटी या जो लेटर जिसे हम ब्रिटिश जज कहते हैं वो हैंडल करते थे। और यहाँ पर सीरियस क्राइम्स जो हैं, जैसे किसी ने रॉबरी कर दी, कोई मर्डर हो गया, किसी ने कोई किसी तरीके का किसी को अगर डेथ सेंटेंस देना है, ठीक है, तो ऐसे केसेस सदर निज़ामत अदालत में प्रेजेंट किए जाते थे। तो ये दो तरह की यानी दीवानी अदालत और निज़ामत अदालत जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी वॉरेन हेस्टिंग्स के गाइडलाइंस के अंडर में। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? फाइनेंशियल रिफॉर्म। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर क्या हो गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अपना एक रिटन रिकॉर्ड प्रेजेंट करना पड़ता था, एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था कि इनकम कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी, तो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी, प्रॉपर गाइडलाइंस प्रेजेंट नहीं करेगी, प्रॉपर सुपरविजन प्रेजेंट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ही लॉस होगा। तो कंपनी इस फाइनेंशियल रिफॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो कंपनी जो है उन्होंने टैक्स कलेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसका एक प्रॉपर सिस्टम भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने एनुअल स्टेटमेंट्स बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे बजट कंट्रोल में आता था, बजट प्रिपरेशन में हेल्प मिलती थी कि भैया एक साल में अगर 1 लाख रुपए खर्च हो गए हैं तो उसमें खर्चा कितना हुआ है, बचत कितनी हुई है, इनकम कहाँ से आ रही है। तो ये सब जो है कंपनी धीरे धीरे स्टैब्लिश करने लग गई थी। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स रिफॉर्म्स, क्योंकि वो ट्रेडर्स थे, पहले वो रूलर्स नहीं थे। रूलर्स वो अभी आ चुके हैं पावर में, लेकिन अभी अपना असली रूप नहीं दिखा रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स के अंदर भी रिफॉर्म्स किए। क्या क्या रिफॉर्म्स है? देखो, प्राइवेट ट्रेड जो है वो बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। अब बेचारा कोई किसान है, वो 100 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि नहीं, जो ब्रिटिश वहाँ पे जो ऑफिशियल लगा वो कह रहा है नहीं तुम 120 में बेचोगे, तो 120 रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये करप्शन का पार्ट जा रहा है। 20 रुपये उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की जेब में जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे, जबकि किसान शो कर रहा है कि मैंने 120 का पेमेंट किया है ना। तो इसमें किसानों को भी लॉस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में जो ब्रिटिश ट्रेड है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर प्राइवेट ट्रेड्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि हर कोई अपना हिस्सा अपनी मर्ज़ी से लिए जा रहा था और ब्रिटिशर्स के पास जो है वो सेट अमाउंट से कम आने लग गया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस पर भी गौर किया। दूसरा इसके अंदर ये था, देखो एक चीज़ अच्छी यहाँ पर क्या हुई है कि जो ब्रिटिश ट्रेड है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल होने लग गया। अच्छी चीज़ किसके लिए है? इंडियंस के लिए नहीं है। ये अच्छी चीज़ किसके लिए है? ब्रिटिशर्स के लिए है।
तो ब्रिटिशर्स का वहाँ पर क्या होने लग गया, धीरे धीरे उनमें ट्रेड में प्रॉफिट होने लग गया, क्योंकि अब वो सुपरवाइज कर रहे थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे, प्रॉपर इनकम के सोर्सेज और एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है उसको ध्यान में रखकर हर चीज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके ट्रेड और कॉमर्स में चेंजेस तो आने ही हैं। तो वो सिस्टमेटिक हो चुके थे, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुके थे, उनके पास हर चीज़ का एक प्रॉपर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स था। फिर कंपनी जो है उन्होंने धीरे धीरे नमक और बेटल ट्रेड पे हमारा जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने जो नमक है, बीटल है, ये जो हमारे मेन सोर्सेज हैं थोड़े बहुत भी जो इनकम के, क्योंकि सॉल्ट आपको आगे चल के पता चलेगा, सॉल्ट का एक डांडी मार्च भी हुआ था। नमक आंदोलन जब हम बात करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हमारे स्पाइसेस को, हमारे फैब्रिक्स को, हमारे टेक्सटाइल्स को, हमारे कल्चर को, हमारी रूट्स को समझ तो वो चुके ही थे। अब उसका वो सही तरीके से ट्रेड कर कर खुद का प्रॉफिट कमाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है, क्योंकि भाई पैसा भी है, पावर भी है, तो सुरक्षा तो चाहिए ही। तो यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री का भी जो है वॉरेन हेस्टिंग ने रिफॉर्मेशन किया। उसमें क्या किया था कि वहाँ पे रेगुलर आर्मी कमांडर जो है, रेगुलर आर्मी कमांडर जो कि किसका होगा, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, वो मेंटेन कर दिया कि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इस कंपनी, हमारी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर एक आदमी रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आर्मी के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वहाँ आर्मी रिफॉर्म्स के अंदर आर्मी जो है वहाँ पर हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे या कुछ पर्टिकुलर, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने अपनी आर्मी सेट कर दी। उन्होंने आर्मी के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ट्रेनिंग को इन्वॉल्व किया। अब खुद के कितने आदमी लेकर आएंगे, कितने फॉरेनर्स, कितने ब्रिटिशर्स को इंडिया में डिप्लॉय करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को उठाना शुरू कर दिया। कुछ वॉलेंट्री सोल्जर्स बनना चाहते थे और किन्हीं ज़बरदस्ती सोल्जर्स बनाया जाता था। और जब वो सोल्जर्स बनते थे तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ उन्हें हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता था। अब इसके साथ में क्या हो गया, बंगाल के अंदर, अभी देखो बंगाल के अंदर सब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एनकरेज क्या किया, रिक्रूटमेंट एनकरेज किया। अब जो हमारे इंडियंस हैं उनको क्या लगने लग गया, अरे वाह हमारे पास तो वर्दी आएगी, हम तो अफसर बनेंगे, हम ऐसे फील करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन वो अंदर ये नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे चलकर बहुत कुछ नया होने वाला है, जो उनकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड है, स्कैरी भी है और एक लेसन भी है। तो आप देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो है वो हर एक चीज़ का जो है नया रूप लेकर इंडिया के अंदर अपना धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप करना शुरू कर रहा था। इसी के साथ में उसने कल्चरल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर भी काम किया। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो इंडियन ट्रेडिशन और लॉज की बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा था कि मुस्लिम्स के लिए उसने मुस्लिम लॉ रखा है, हिंदू के लिए उसने हिंदू लॉ रखा है। अपना ब्रिटिश लॉ या ब्रिटिश रिलीजन का कुछ भी उसने यहाँ पर अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करता था। उसका रिस्पेक्ट करने का पर्पस आगे चलकर बहुत डिफरेंट भी हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी वो झलक हमें नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा, उसने देखो पर्शियन को भी सपोर्ट किया है, अरेबिक को भी सपोर्ट किया और संस्कृत लर्निंग को भी सपोर्ट किया है। अब कलकत्ता मदरसा खोला था उसने, ठीक है, ताकि मदरसा खोला था जो कि प्रमोट करता है इस्लामिक एजुकेशन को, ताकि मुस्लिम लॉ बच्चे या जो वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश ऑफिशियल जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूट करती थी मुस्लिम्स को भी, तो उन्हें मुस्लिम्स को तो अपने लॉ पता होने चाहिए। इसलिए उन्होंने बंगाल के अंदर कलकत्ता मदरसा को भी स्टैब्लिश किया। अब उसने हिंदू लॉ को भी इनकरेजमेंट किया, संस्कृत लिटरेचर को भी उसने इम्पोर्टेंस दी। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा है तो हिंदू को नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझ चुका है, उनकी लर्निंग को समझ चुका है, तो उनको दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा,
क्योंकि उसको हिंदू भी अपने काम के लिए चाहिए और मुस्लिम भी अपने काम के लिए चाहिए। तो अपने काम के लिए अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें दोनों कम्युनिटीज़ को खुश रखना पड़ेगा। फिर आता है पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो थानेदार अपॉइंट किए गए, कलेक्टर्स उनको सुपरवाइज़ करता था ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसी के साथ में जो है रेगुलर रिपोर्टिंग होती थी क्राइम्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कि भाई क्राइम्स बढ़े हैं, घटे हैं, बढ़े हैं तो क्यों, कितने, क्या कौन सा क्राइम ज़्यादा पीक पर है, उसके क्या रीजंस है। तो ये सब पर्सपेक्टिव भी उसने कंसिडर किए। उसने इसके साथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी चलाने के लिए प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़रूरत समझी वो वॉरेन हेस्टिंग को बहुत आसानी से दिख गई थी। और उसने इसके अंदर भी कई सारे जो हैं चेंजेस किए, कई सारे अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें पुटअप किया, जैसे कि गवर्नर और 4 काउंसिल मेंबर्स तैयार किए जो कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करेंगे। उसी के साथ में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, यदि कोई करप्ट ऑफिशियल्स पाया जाता है या कोई करप्शन करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस को भी उसने प्रमोट किया है। इसी के साथ में उसने सारे डिसीजंस जो हैं वो कलकत्ता से ही लिए जाएंगे, किसी लोकल ऑफिसर्स में से नहीं लिए जाएंगे। यानी कलकत्ता जो है वो अब क्या हो चुका था, ब्रिटिशर्स का सेंटर पॉइंट हो चुका था। और इस सब को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया है, वॉरेन हेस्टिंग ने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि बहुत सिंपल सा एक्ट है। ये इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, अब क्या हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, यानी टाइटल में थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया। वॉरेन हेस्टिंग के यूज़ के टाइम पे ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहला क्या हो गया, अब जो पहले गवर्नर होता था वो हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक उसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं, वहाँ पर आ गया था सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था कलकत्ता में 1774 के अंदर। पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स हो गए थे ब्रिटिशर्स के पास में, और उन्होंने फ्यूचर फाउंडेशंस के लिए, फ्यूचर लर्निंग के लिए, फ्यूचर लॉज के लिए कई सारे ऐसे नए नए एक्ट्स पास किए थे, जिसमें से 2 आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँ जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको मिलेगा कई सारी नॉलेजेबल वीडियोस का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बिल्कुल बेसिक सी लर्निंग। थैंक यू।